हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज पारसौल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। हम लोग यहाँ पर कक्षा 12 की इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उदय, इनकी विशेषताएं, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। इसके आगे शुरू करने से पहले आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाई आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कम करवा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़वाइए। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, आज जो हम लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ना है कि भूमिदान, जो भूमिदान और नए संभ्रांत वर्ग का उदय। हम लोग देखना है भूमिदान और नए संभ्रांत वर्ग का उदय। ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा, जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए इसको चल रहे हैं आगे, फिर समझते हैं क्या है, कैसे है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक, आइए। ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। तो भूमिदान के जो प्रारंभिक प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। तांबे के जो पत्र टाइप के होते थे उस पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था। भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हमें साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए हैं। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है। आइए एक अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। तो देखिए, इस पैराग्राफ में देखना क्या है हम लोगों को यहाँ पर देखना ये है कि ये जो अभिलेख होते थे ये किस पर होते थे। तो ये आपको पत्थरों पर होते थे और ताम्र के पत्रों पर होते थे, पत्थरों पर लिखे जाते थे। दूसरा क्या है कि भाई ये जो भूमिदान है ये किसको दिया जाता था। ये भूमिदान किसको दिया जाता था? आमतौर पर ब्राह्मणों को दिए जाते थे। किसको दिया जाता? देखिए, अभी जो भूमिदान की प्रथा शुरुआत हो रही है पहली ईसवी के आसपास है, ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, अधिकांश किस भाषा में इस पर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। आप देखते रहिएगा, किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। और कुछ तमिल और तेलुगु में भी लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? तमिल एक अलग भाषा है और तेलुगु अलग भाषा है। आइए, जो गुप्त काल का है, आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। एक जो है रोचक जानकारी दी जा रही है यहाँ पर। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब से? 375 से 415 ईस्वी है। आप देख रहे हैं इसको। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हीं को, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। विक्रमादित्य द्वितीय, और इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। उनका विवाह दक्कन पठार जान है, दक्षिण में है, वाकाटक परिवार में हुआ था। वाकाटक क्या है? एक वंश है जिसमें हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश थे। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया। यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब गुप्त काल तक आते आते महिलाओं को संपत्ति से संबंधित अधिकार दिए गए। आप देखेंगे इस समय दिए गए, क्योंकि विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ रहा था। तो विधवाओं को जीवन कैसे चलता? उनके पास संपत्ति नहीं होती, तो उनको क्या किया जा रहा है? संपत्ति के अधिकार दिए जा रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे आपको पता चल रहा है उनकी संपत्ति। और दूसरा ये है कि उनके पास भूमि भी आ गई और उस भूमि को उन्होंने दान दिया था। दान का भी अभिलेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्योंकि वो एक रानी
आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात रानियों में से एक थी और इसलिए उनका ये उदाहरण एक बिरला ही रहा हो। ये भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। देखिए अभिलेखों से और किस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, ग्रामीण प्रजा के बारे में। देखिए उसमें प्रजा होती थी, इस समय क्या है, हम लोग नागरिक हैं, सिटीजन हैं। राजा होता था और राजा की प्रजा होती थी, और आज हम लोग क्या हैं, नागरिक हैं। इनमें ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च वर्ग था, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग भी सम्मिलित थे, जो शासक या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए इस पर चर्चा है, भूमिदान कब से शुरुआत हुई, इतिहासकारों के बीच क्या बना हुआ, विवाद बना हुआ है। ठीक, आइए अब देखते हैं आगे। भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राज्य का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव, आगे देखते हैं, मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंशों में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वो अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यहीं से सामंतवाद की शुरुआत हो रही है। किसकी शुरुआत हो रही है, सामंतवाद की शुरुआत हो रही है। और सामंत भूमि से जुड़ी हुई एक अवधारणा है इसमें, और इसका जो प्रारंभिक साक्ष्य है हमें वो यहीं से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, ये देखिए प्रभावती गुप्ता का दुगुन गांव का अभिलेख, इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें विशेष कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊँ, इसमें इसको पढ़ूँ, ठीक है। अब आइए इधर हम लोग देखते हैं, इधर कुछ है हम लोगों को लाइव। हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसमें एक शब्द आया हुआ है, अग्रहार किसे कहा जाता है। अग्रहार भूमि से संबंधित अवधारणा है, शब्दावली है। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो अगर आपसे कंपटीशन में देखिए हर जगह पूछा जाता है प्रश्न कि भाई अग्रहार क्या है, तो आप बताएंगे कि अग्रहार क्या है, भूमि का ऐसा टुकड़ा जो केवल ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, प्रश्न बहुत पूछा गया है, पीसीएस में भी, आईएएस में भी, कई जगह ये प्रश्न आए भी हैं, आपके यहाँ भी आएंगे और कंपटीशनों में भी आएंगे। आप लोग चूँकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, देखिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू करने से पहले एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी होता है। इसीलिए अब इंटर की क्लास में एनसीईआरटी को बेस बना दिया गया है, और इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 के लिए एनसीईआरटी रखी गई है। ठीक, तो हम लोग इसको देखेंगे आगे, आइए देखते हैं और आगे देखते हैं इसकी क्या है, क्या पढ़ना हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूम कर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। अब आइए एक नई हेडिंग हम लोगों को मिल गई, देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, हेडिंग है नगर और व्यापार। अब हम देखते हैं कि आइए इस काल में नगर किस प्रकार के थे। क्या ये सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों से भिन्न थे, या जहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर थे वहीं पर थे। अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे आगे। अब कुछ नए नगरों का उदय होता है, आइए हम लोग देखते हैं वो नए नगर कौन से हैं। इसमें देखते हैं क्या है भाई, यहाँ पर ये पता कीजिए कि क्या आपके राज्य में, देखिए बताया गया, इसको आप पढ़ लीजिए, बताइए कि आपके राज्य में क्या व्यवस्था है।
आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आइए, उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में उदय हुआ। जैसा कि हमने इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थी। क्या थे महानगर, क्या थे, जैसे राजधानियाँ थी, अभी आगे हम आपको मैप में दिखा देंगे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। भाई संचार मार्ग आप समझ लीजिए, नदियाँ होती थी उस दौरान, नदियों के किनारे बसे होते थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। उसके अलावा फुहार जैसे नगर, फुहार देखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। पाटलिपुत्र चर्चा हो गई है, उज्जैनी भी चर्चा हुई है, फुहार के बारे में भी चर्चा हुई है, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। अगर आपसे भाई ये पूछा जाए कि मथुरा किस प्रकार का नगर था, तो आप बताएंगे किस तरह, व्यवसायिक और सांस्कृतिक नगर। गौतम बुद्ध नगर के बगल में ही है मथुरा, आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। आइए एक नई हेडिंग हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है जो देखना है, इसमें देखना है जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। देखिए अब नगरों में जो जनसंख्या रहती थी उसमें क्या कौन रहते थे, शिल्पकारी रहते थे। अब ये नगरीय जनसंख्या की स्थिति क्या थी, इसमें इसके बारे में जो है इस पैराग्राफ में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे। तो किस में रहते थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा, देखिए अब भाई हर जगह की खुदाई नहीं हो सकती, हड़प्पा शहरों से भिन्न खुदाई हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से उसके श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जिक पात्र कहा जाता है। देखिए इसको इम्पोर्टेंट करिए, जो यहाँ से मिले हुए हैं इन्हें उत्तरी कृष्ण माने काले, मार्जित माने जो पेंटिंग किए गए, पात्र कहा गया, उत्तरी काले पेंटिंग पात्र कहा गया, मार्जित मतलब संशोधित, ठीक है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग करते थे, तो पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही सोने, चांदी, कांच, सिताबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ बने गहने यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उपकरण और हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली हुई थी। आप जान जाइए कि ये सारी व्यवसाय क्या थे उस समय, चांदी, कांसा, तांबा, दांत, हाथी दांत, इन सब के व्यवसाय क्या थे उस समय शुरुआत हो गई थी। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। दान करने वाले, इन्हें हम दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख किया गया है कि जो लोग व्यवसाय करते थे, दान करने लगे थे, इनकी स्थिति मजबूत हो गई थी, अच्छी हो गई थी। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी और आइए देखते हैं, बुनकर, धोबी, बुनकर, लिपिक, ये सब क्या है, शिल्पकार हैं। बढ़ई, कुम्भकार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, इन्हीं नामों को आप लोग जानते रहिएगा। देखिए लिखने में इन्हीं सब शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, बार बार इनकी शब्दावलियों को आप पढ़ेंगे। यही समाज है, ठीक है। कभी कभी उत्पादक और व्यापारियों को संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। भाई ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि श्रेणी किसे कहा जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए श्रेणी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे श्रेणी व्यापारियों का क्या होता था, एक संघ होता था, व्यापारियों और उत्पादकों का एक संघ होता था। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी। क्या करती थी? कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। ये संभव है शिल्पकारों के नगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग हो। ये तो हमने अपने यहाँ के नगरों के बारे में देखा। देखिए एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि मैप आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा छोटा करेंगे तभी पूरा बढ़िया से आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये तक्षशिला है, आप देख रहे हैं ये तक्षशिला है। फिर आप देखेंगे हाँ ये मथुरा है, कम दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन ठीक है। कन्नौज है, वाराणसी है, सारे वही है। 16 महाजनपद राजधानी है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। उज्जैनी ये है, उज्जैनी ये है, एक दूसरे कलर से भी उज्जैनी को कर देते हैं, उज्जैनी ये है, आप देख लीजिए, फिर आवश्यकता पड़े, ठीक है। अरब सागर है, ये अरब सागर है, ठीक। अब आइए देखिए ये चर्चा हमने किया था ना, ये बंगाल की खाड़ी है, आप देख रहे होंगे ये बंगाल की खाड़ी। ये देखिए चोल है, चेर है,
पांड है, इसी को ये पुआर, देखिए पुआर भी आप देख लीजिए, पुआर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसकी चर्चा हुई है, भी इसको आप लोगों ने नहीं देखा था। कहाँ पर है पुआर, ये देखिए इसका इतिहास में उल्लेख हमें मिलता है, ये पुआर है, ये आज आप देखेंगे तो तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। और आप देखेंगे इसी को तमिलकम क्षेत्र कहा गया, इसी को क्या कहा गया है, तमिलकम क्षेत्र है। आप इसी पूरे क्षेत्र को ध्यान में देख लीजिए क्योंकि इसकी बार बार चर्चा, चोल चेर पांड प्राचीन इतिहास में इनकी चर्चा बार बार आपको मिलती रहेगी, इसलिए इन क्षेत्रों को आप खूब अच्छी तरह से देख लेंगे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया था जो हम लोगों को देखना है, पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी आपको देनी थी, ये चीज़ है, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, आपको लगता है दिखाई तो पड़ ही रहा होगा। देखिए पाटलिपुत्र का इतिहास हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पाटलिपुत्र का इतिहास, प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटिल ग्राम नाम की एक गांव से हुआ, किससे हुआ, पाटिल ग्राम, पाटलिपुत्र क्या था पहले, पाटिल ग्राम था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटा करके कहाँ लेके आई, यहाँ लेकर के आई, इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया। ठीक, आगे कर देते हैं, इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से ये बन गई। कब, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी बनी मौर्य साम्राज्य की, एशिया के बड़े नगरों में इसकी गिनती होने लगी। आइए, इसका वर्णन जो है 7वीं सदी में, इस जबकि चीनी यात्री स्वयं हुएनसांग 7वीं सदी में इसका उल्लेख करते हैं। ठीक है, स्वयं त्वानसांग आप देखेंगे हर्ष के समय में आया है, हर्षवर्धन के समय में, हुएनसांग फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया। 2 चीनी यात्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पूछे जाते रहते हैं। हुएनसांग कब आया है, स्वयं त्वानसांग को हुएनसांग भी कहते हैं। ठीक है, और ये आप देखेंगे एक आकृति मिली हुई है, इसको भी देख लीजिए, ये मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है, जिसमें प्राकृत भाषा में अभिलेख हैं। इसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। किसका, स्वर्णकार की पत्नी थी। अब देखिए शिल्पकारों की स्थिति क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी। आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार हम लोग देखते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, इस हेडिंग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दानात्मक कोई मतलब नहीं है। आइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उसके आगे तक भूमार्ग थे। मध्य एशिया आप देखेंगे, मध्य एशिया क्या था, ये भूमार्ग तक, वहाँ तक अभिलेख मिले हुए हैं। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होती है उत्तरी अफ्रीका, कहाँ पर जल मार्ग क्या था हमारा, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। और बंगाल की खाड़ी से हमारा चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया तक चीन तक कैसे जाता था, बंगाल की खाड़ी से जाता था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। तो आज भी यही सब किया जाता है। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मत्स्यथुवन, प्राकृत में सत्वाह, क्या नाम है, सत्वाह, इसी को सेट्ठी कहा जाता था। प्रसिद्ध सफल व्यापारी थे। तो अगर आपसे पूछा जाता भाई सत्वाह क्या है, सेट्ठी कौन है और मत्स्यथुवन कौन है, तो ये क्या है, ये बड़े और धनी व्यापारी होते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, सब पहुंचाते थे, जैसे मसालों, कपड़ी। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे सिक्के और राजा, एक हेडिंग कौन सी मिल रही है, सिक्के और राजा, ये देख लेते हैं क्या है भाई, इसमें भी थोड़ा सा, हाँ देखिए, एक उस हेडिंग को देखने से पहले हम आपको बताएंगे, एक पेरीप्लस ऑफ एरिथियन सी एक पुस्तक है जो हमें व्यापार के बारे में जानकारी देती थी। इसका लेखक कौन है, ये अज्ञात है। इसका लेखक कौन है, अज्ञात है, किसी यूनानी के द्वारा लिखी गई है। इसका हम अर्थ देख लेते हैं क्या होता है, नीचे दिया हुआ है, यहाँ अर्थ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर
देखिए पेरी प्लस यूनानी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? यूनानी भाषा, जिनका अर्थ समुद्री यात्रा है। अगर कोई पेरी प्लस का अर्थ पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा, समुद्री यात्रा है। और एरिथियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते थे। भाई एरिथियन का संबंध किससे है? लाल सागर से। आप नोट कर लीजिएगा इसको, एरिथियन का संबंध किससे है? लाल सागर से। पूछा जा सकता है। आप फिर कहेंगे कि भाई कहाँ से प्रश्न आ गया? तीसरे लोग से आ गया। अक्सर यही होता है, जो एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं करते हैं उनको इस चीज़ों की समस्याएं होती हैं। आइए अब सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं। सिक्कों से राजा को किस प्रकार की जानकारी होती थी? व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन में विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबों के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आइए अभी आपकी जानकारी का कोई मतलब नहीं आया। ये देखिए एक चीज़ जो शब्द आ गया है, ये आपकी इंपॉर्टेंट, आहत सिक्के, पंचमार्क, इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं लिख भी दे रहा हूँ इंग्लिश में इसी को, पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ठीक है, इसका इरेजर भी कर दे रहे हैं। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश के राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। ये भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इन सिक्कों की इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका कि सबसे पहले सिक्के किसे? इंडो ग्रीक ने जारी किए। बहुत पूछा जाता है भाई, ये प्रश्न का बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले भारत में सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। कहाँ किया था? पूर्वोत्तर क्षेत्र पर किया था। इस पर क्या था? किसका नाम था? शासकों की प्रतिमा थी। अभी आगे दिखाएंगे। नाम के साथ साथ उनके सिक्के जारी किए गए थे। तो ये भाई से प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले सिक्का किसने जारी किया? तो इंडो ग्रीकों ने जारी किया। ठीक, सोने के सिक्के सबसे पहले 1म शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करिए, नोट भी करिएगा। सोने के सिक्के सबसे पहले 1म शताब्दी ईसा पूर्व में किसने जारी किया? कुषाण राजाओं ने जारी किया। इनके वजन और आकार तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। मतलब बहुत शुद्ध होते थे ये सिक्के। क्या होते थे? कुषाणों के द्वारा जारी किए गए शुद्ध होते थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। मतलब लेन देन शुरू हो गया था। व्यापार ऋण होती है अर्थव्यवस्था की। जहाँ पर व्यापार शुरू हो जाएगा और व्यवस्था आगे निकल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धा, देखिए बहुत पूछा गया भाई, कई जगह पीसीएस में कई बार पूछा गया है, आप लोग के यहाँ भी पूछा जा सकता है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धा 1म शताब्दी ईसा पूर्व कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। तो योद्धा क्या था? कबायली गणराज्य था। कहाँ पर था? पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में था, और इसने सिक्के जारी किए जो पुराविदों को योद्धा शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या मिले हुए हैं। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिनके किस मिले? हजारों की संख्या में मिले हुए हैं। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम का था। तो पता चल रहा है कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त जैसे महत्वपूर्ण शासक थे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इसलिए इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों में संपन्नता पर असर पड़ा।
जिन्होंने दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका ये भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्के मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वो प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा? भाई प्रचलन में रहेंगे तो कहाँ मिलेंगे? देखिए सिक्के हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। क्या है? सिक्कों का अध्ययन है। साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण। जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उन्हीं का अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको आप जानते रहिएगा क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं। ये सिक्के हैं, आहा सिक्के हैं, देखिए पंचमार्ट सिक्के हैं, इन्हीं को आ किया गया है। इसमें देखिए बहुत सारी आकृति बना दी गई है, आप देख लेंगे ये बनी हुई है। इन्हीं को पंचमार्ट सिक्के कहा गया है। आरंभी से 5 जो आपको मिले हुए हैं। ये सिक्का है, देख लीजिए, जैसे सिक्का योधे सिक्का मिला है। योधे क्या है? एक कबायली क्षेत्र था। तांबे के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। कहाँ से? पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों से मिली हुई है। मूल बातें कुछ, अब देखिए जो चीज़ें हैं आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा रहती है पूरा पढ़ा जाए, इसलिए हम इसको पढ़ देते हैं। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? भाई अब ये प्रश्न आता है कि भाई ये आपसे पूछा जाए कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग बस इसको पढ़ ले रहे हैं। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को ये कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? तो ये आप देख लीजिए, ये एक गुप्तकालीन सिक्का है, ठीक है, ये बारे में आप देख लीजिए, दोनों गुप्तकालीन सिक्का है। तो देखिए ये आकृति बनी हुई है, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक, ये देखिए एक जो है ये ब्राह्मी लिपि जो है उसके बारे में बताया गया है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय ये देखिए है, अशोक का एक अभिलेख है। अब आइए देखते हैं भारतीय लिपि का अध्ययन। एक हेडिंग हम लोग मिल रही है, क्योंकि उस समय लिपियों को ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी अभिलेखों में, इसलिए इसको हमें देखना है, ठीक है। आइए आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। जितनी भी लिपियाँ लिखी गई सबका मूल क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों नमूनों से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में लिखे गए थे। तो किस में लिखे गए थे? प्राकृत में, मैंने पहले भी बताया। कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसम ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। कब निकाला? इसको हम लोग जानते हैं, 1838 में। पीछे भी इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर और देखिएगा, ये देखिए ये ब्राह्मी है अशोककालीन अभिलेख, उसका जो है देवनागरी में जो लिखा गया है उसका समानार्थी शब्द दिए गए हैं। जैसे आप इसका देखेंगे तो का है, इसका देखेंगे तो चा है। हम भी नहीं जानते बहुत ज़्यादा भाई, आप लोग भी देख लीजिएगा इसको देखने से क्या होता है कि हमारी जानने की इच्छा है वो बढ़ जाती है। इतिहास को पढ़ने में हमको क्या होगा? आसानी होगी। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, ये देखते हैं। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि में पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोर्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए आ प्रयुक्त किया, क्योंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत रूप में की है, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं। हाँ, ये राजन देवानाम प्रियदर्शी, इसको हम लोग देख चुके हैं, कोई विशेष यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब देखिए जो मेन चीज़ है आपका पूरा हो गया है। अब ये बस आपको समझाने के लिए अलग से दिया गया है, क्योंकि आप लोग की इच्छा है मैं पूरा पढ़ूँ, इसलिए पूरा पढ़ दे रहे हैं। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेखों में शासक अशोक का नाम नहीं मिलता, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया था। हम लोग इसको देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर, दोनों का अर्थ जानते रहिए। अशोक
नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, जिससे में उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों का पता लगाया कि उनके विषय शैली और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है, अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया। आपने भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिक्का आप लोग देख लीजिए, राजा की वेदना, ठीक, इसमें कुछ दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा। अभिलेखी साक्ष्य की सीमा वही बताई गई है। भाई अभिलेखी साक्ष्य की सीमा क्या है? अभिलेखों की सीमा जानते हैं कि वो राजा के सामने लिखा जाता था, राजा के आदेशों को लिखा जाता था। ठीक है, इसमें और बहुत कुछ नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं, एक आप इसको देख लीजिएगा। ये कर्नाटक से प्राप्त एक ताम लेख है, तामपत्र पर, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये चैप्टर लगभग अब समाप्त हो गया आप लोगों का। आप लोग देखेंगे कि ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया और यहाँ के अब प्रश्नों की बारी आती है। तो भाई आप लोग प्रश्न लिखेंगे, अगर बताते हैं उसमें कोई दिक्कत होती है तो हमको बताइएगा। ठीक है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक, ये प्रश्न है, जैसे कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। 100 से 150 शब्दों में लिखना है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, फिर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इन प्रश्नों पर मैं एक सभी चैप्टर से संबंधित एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर बृहद रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से प्रमाण कितने भिन्न हैं? आप शिल्प कला मतलब कला है, किससे संबंधित है? शिल्प से संबंधित है। बहुत सारे उद्योग मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। महाजनपदों की विशिष्ट अभिलेखों का वर्णन, तो 16 महाजनपद हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? तो आप जानते हैं सामान्य लोगों का निचले तबके से किया जाता है, उनकी स्थिति क्या थी, उनको देख करके खाने पीने की स्थिति कैसे पैदा होती थी, कई चीज़ें हैं जो देख करके। देखिए, दंगुन गांव, आप बताइएगा हमें भाई, दंगुन गांव के अभिलेख पर किसका है? मैंने बताया है आप लोगों को, मैंने टिक भी किया है अपने जो है वीडियो में। ठीक, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, 500 शब्दों में है ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। 2 यूनिट हम लोग पढ़ लिए, तीसरी यूनिट का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों की समझ में कैसे वीडियो आ रहा है आप लोग हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा बताने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इसकी शुरुआत की। आप लोग जैसा भी हमें सलाह देते रहेंगे, समय समय पर हम इसमें संशोधन करते रहेंगे। कंपटीशन की क्लासेस जल्द शुरू होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों का पहला वीडियो मैं डालूँगा, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें इतिहास से संबंधित रहेगी। ठीक है, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब स्वयं करिए और भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।